हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहानी भूतों वाली गुफा के दूसरे पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले पार्ट में मैंने आप सबको बताया था कि किस तरह मेरी भूतों से बात हुई और तांत्रिक और निर्मल ने मिलकर मुझे किस तरह अपने तर्कों से यकीन दिला दिया कि भूत प्रेत वास्तव में होते हैं। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट। हालांकि एक बार निर्मल और तांत्रिक की बातों से मैं भी यकीन कर बैठा कि भूत प्रेत वास्तव में होते हैं, लेकिन मैंने ठान लिया था कि इस बात की गहराई तक मैं अवश्य जाऊंगा। मेरे मन में बस एक बात खटक रही थी कि भूत प्रेत होंगे भी तो वो अदृश्य रूप से कार्य करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से वो किसी से बात कैसे कर सकते हैं, जैसा कि मेरे साथ किया। मैंने फिर से गुफा में जाने का फैसला लिया, लेकिन मैं अभी तुरंत नहीं जा सकता था क्योंकि अभी निर्मल और उसके घर वाले मुझे वहां जाने नहीं देते। मैंने सोचा चलो एक बार अपने घर आता हूँ, उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद दोबारा यहाँ आऊँगा, तब इस चीज़ की तहकीकात करूँगा। मैं घर आ गया, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में बस वही घटना चल रही थी कि भूतों ने मुझसे बात कैसे की। मैं इस बात को भूल नहीं पा रहा था। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, लेकिन कोई सही परिणाम सामने आया नहीं। कुछ दिन बीते तो निर्मल ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मेरे चाचा की लड़की की शादी है, आ जाना। मुझे भी मौका मिल गया वहाँ जाने का। फिर क्या था, अगले ही दिन मैं निर्मल के घर पहुँच गया। हालांकि शादी में अभी 2 दिन शेष थे, पर मेरी उस गुफा में जाने की उत्सुकता ने मुझे विवश कर दिया था जल्द से जल्द निर्मल के गांव आने के लिए। इस बार निर्मल ने मुझे पहले ही टोक दिया था, गुफा की तरफ मत जाना, कोई रिसर्च मत करने लग जाना। शादी की तैयारियां काफ़ी ज़ोरों पर थी और मेरी नज़र गुफा वाले रास्ते और वहाँ के 2-3 तांत्रिकों पर, और निर्मल की नज़र मेरे ऊपर थी क्योंकि वह जानता था कि मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ, कुछ न कुछ ज़रूर करूँगा। मैं मौके की तलाश में था कि कब गुफा की तरफ जाने को मिले। इस बार मैंने दिन में न जाकर रात में जाने की सोची। शादी की रात थी, सब लोग शादी में व्यस्त थे। मुझे लगा मौका अच्छा है, निर्मल भी काम में व्यस्त है, चलो आज देखते हैं कि गुफा के अंदर आखिर क्या है। मैं चल पड़ा रात के अंधेरे में जंगल की तरफ, चारों ओर एकदम सुनसान। मैंने टार्च भी नहीं जलाई क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या ये भूत प्रेत रात के अंधेरे में भी किसी को देख सकते हैं। चारों तरफ सियारों की चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे थे, पर मैंने अपने आप को एकदम मजबूत इरादों के हौसलों से बांध रखा था। धीरे धीरे मैं गुफा के दरवाजे पर पहुंच गया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई, कोई हरकत नहीं हुई। मैंने दरवाजे पर बंधे नारियल और चुनरी वाले धागे को भी छुआ, कुछ नहीं हुआ। अब मैं समझ गया था कि यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं रहता, क्योंकि अगर यहाँ भूत प्रेत होते तो उन्हें यहाँ मेरे होने की आहट हो चुकी होती, भले मैं अंधेरे में आया हूँ। पिछली बार की तरह अब तक कोई न कोई आवाज़ ज़रूर आ गई होती। मैं गुफा के अंदर तो नहीं गया, लेकिन गुफा के दरवाजे का अच्छी तरह से मुआयना कर चुका था। अब मैंने वापस लौटने का निर्णय किया क्योंकि अब तक मेरी समझ में बहुत कुछ आ चुका था। मैं वापस आकर अन्य लोगों की तरह शादी में शामिल हो गया। शादी बीत गई। अगले दिन निर्मल बोला कि अगर घर जाना हो तो जाओ, फिर आते जाते रहना। मैंने कहा, अरे पागल हो, इतने दिनों के बाद आया हूँ तो कुछ दिन घूमने तो दो मुझे। यहाँ का जंगल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। निर्मल बोला, ठीक है रहो, लेकिन कोई खुराफात यहाँ पर रहकर मत करना। तुम्हें पता है वो चाची का लड़का जो उस दिन बेहोश हुआ था, गुफा के अंदर गया था और वापस नहीं लौटा। ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। मैंने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या वो गायब हो गया, और वो भी गुफा में? और तुम लोगों ने खोजने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ गया? हद है यार, कैसे हैं ये तुम्हारे गांव वाले? पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? निर्मल बोला, मुझे पता था कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे, तभी मैं तुमसे कुछ बता नहीं रहा था। अब बता दिया है तो कोई गलत कदम मत उठाना, गुफा की तरफ भूल कर भी मत जाना। न चाहते हुए भी मैंने कहा, ठीक है, नहीं जाऊँगा। बस मैं अपने घर वापस आना तो नहीं चाहता था, लेकिन निर्मल ने मुझे ज़बरदस्ती घर वापस भेज दिया, क्योंकि उसे डर था कि मैं फिर से कुछ न कुछ करूंगा और अपने लिए तथा गांव वालों के लिए कोई न कोई मुसीबत खड़ी कर दूंगा। मैं निराश होकर घर वापस आ गया। सारे किए कराए पर पानी फिर गया। वो कहते हैं ना कि जब अत्याचार सहने वाला ही अत्याचार से मुक्ति नहीं पाना चाहता तो कोई भी उसे मुक्ति नहीं दिला सकता। मैं तो गाँव वालों को सच्चाई दिखाना चाहता था, पर कोई देखना ही नहीं चाहता था, तो मैं क्या करूँ। मैंने भी हार मान ली और अपनी जिद छोड़ दी। धीरे धीरे करके 6 महीने बीत गए और अब तक मैं निर्मल के गांव वाली बात भूल भी चुका था। मुझे किसी काम से दिल्ली जाना पड़ा।
वहाँ से अपना काम पूरा करके मैं वापस लौट रहा था। बस की खिड़की वाली सीट पर बैठा कानों में लीड लगाकर गाने सुनता हुआ मैं अपने आप में ही खोया हुआ था। तभी अचानक मुझे वो दिखा जिसने मेरे तो होश ही उड़ा दिए। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बिना गर्मी के ही पसीने छूट रहे थे। मैंने देखा एक लड़का जिसका एक हाथ कटा हुआ था, दूसरे हाथ में कटोरा लेकर आते जाते लोगों से 2-4 रुपए भीख मांग रहा था। ये लड़का कोई और नहीं, निर्मल के गांव का ही गायब हुआ लड़का था, जिसे लोग भूतों का शिकार समझकर भूल चुके थे। मैं तुरंत बस से उतरने लगा, तभी बस कंडक्टर चिल्लाया, अरे भाई साहब कहाँ? मैंने कहा मुझे उतरना है। वो बोला लेकिन क्यों? अच्छा ठीक है, अपने पैसे तो वापस ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं, आप ही रखो, मेरे पास टाइम नहीं है, बस रोको प्लीज़। बस रुकी। मैं झट से नीचे उतरा और उस बच्चे को खोजने लगा, लेकिन कहीं भी वो दिखा नहीं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे खोजूं तो कहाँ खोजूं। फिर मेरे दिल में आया कि एक ही शक्ल के तो कई लोग होते हैं, तो हो सकता है कि मैंने किसी और को देखा हो, पर दिमाग मानने को तैयार नहीं था। मैं फिर से निर्मल के गांव वाले भूतों पर वापस आ चुका था। इस बार मैं कुछ भी गुंजाइश छोड़ने वाला नहीं था। मैंने उस लड़के को खोजा, लेकिन वो मिला नहीं। शाम हो गई तो मैं एक रिश्तेदार के रूम पर चला गया। सुबह फिर उसी जगह पहुंचा और खोजने लगा। उसे खोजते हुए 2 दिन बीत गए और तीसरे दिन जैसे ही मैं बस स्टेशन के पास पहुंचा, किसी ने पीछे से बुलाया, भैया भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। मैं पीछे मुड़ा तो देखता हूँ कि वही लड़का है जिसे मैं खोज रहा था। मुझे देखते ही वो पहचान गया। वो मेरा मुंह देखता जा रहा था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने धीरे से कहा, सौरभ तुम? वो बोला, भैया आप इधर आइए, यहाँ मेरे मालिक लोग नज़र रखे हुए हैं। वो मुझे एक बस के पीछे ले गया और अपने साथ हुए हर अत्याचार का बयान कर दिया कि किस तरह उसे गांव से लाया गया और किस तरह उसका हाथ काटा गया, सब कुछ। उसकी हालत देखकर दिल कर रहा था कि सारी दुनिया को आग लगा दूं, जहाँ पर ऐसे इंसान रहते हैं जो इंसानियत ही भूल चुके हैं। मैंने कहा, सौरभ तू चल मेरे साथ, मैं तुझे घर ले चलता हूँ, गाँव ले चलता हूँ, यहाँ पर तू रह के क्या करेगा। मैंने उससे पूछा कि मैं तुम्हें 2 दिन से खोज रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले ही मेरी नज़र तुम पर पड़ी थी। तो उसने बताया कि उसके मालिक एक दिन में सिर्फ एक ही जगह भीख मंगवाते हैं, अगले दिन दूसरी जगह। इसी तरह हम कभी बस स्टेशन तो कभी रेलवे स्टेशन तो कभी कभी शहर ही बदल देते हैं। आज मैं यहाँ आपको मिला हूँ तो दोबारा शायद कभी ना मिलूँ, या फिर 10-20 दिन के बाद फिर मिल जाऊँ, कुछ भरोसा नहीं है भैया। मैं दोबारा उसे खोना नहीं चाहता था। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वो बोला, इतना आसान नहीं है भैया, वो लोग बहुत खतरनाक और जालिम हैं, आप चले जाओ। वो देखो, मुझे आपसे इतनी देर बात करते देखकर एक आदमी आ रहा है, आप जाओ। एक आदमी को आते देखकर मैंने 10 का नोट निकाला और कहा, जाना नहीं कहीं, मैं आसपास रहूँगा। मौका मिलते ही मैं तुम्हें इन लोगों के चंगुल से दूर लेकर ज़रूर जाऊँगा। जिस रिश्तेदार के यहाँ मैं रुका था, वहाँ के एक लड़के को मैंने फ़ोन लगाया। उससे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। उसे सारी की सारी बात बता दी। उसने कहा, कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। मैं 4-5 लड़कों को लेकर आ रहा हूँ बाइक से। भिखारी गिरोह के लोगों को चकमा देकर किसी न किसी तरह से हम उस बच्चे को उठा लेंगे वहाँ से। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैंने सिर्फ इतना किया कि सौरभ पर नज़र गड़ाए रखी, ताकि वो फिर से कहीं इधर-उधर ना हो जाए। इतने में 4-5 बाइक वाले लड़के हेलमेट लगाकर एक ही रंग के कपड़े पहनकर आ गए। मैंने इशारे से लड़के को दिखा दिया कि यही लड़का है। फिर एक बाइक वाला लड़का सौरभ के पास जाकर खड़ा हो गया। सौरभ ने पैसे मांगे तो उस बाइकर ने दूसरे बाइकर्स की तरफ इशारा किया जो मेरे पास खड़े थे। बोला, उनके पास जाओ, वही देंगे। जैसे ही सौरभ मेरे पास आया, मैंने उसके कानों में धीरे से कहा, सौरभ गाड़ी पर बैठ जाओ। सौरभ इधर-उधर देखने लगा। सौरभ ने इधर-उधर देखा, फिर झट से गाड़ी पर बैठा और पीछे मैं बैठ गया और हम लोग निकल गए। हम लोग 100 मीटर ही गए थे कि गिरोह के एक आदमी ने देख लिया। फिर क्या था, गेम शुरू। हमारे साथ के सारे बाइकर्स गिरोह के आसपास बाइक ले जाकर खड़ा कर देते, जिससे रोड जाम हो जाती और वह गिरोह का आदमी रुक जाता। ऐसे ही करके हम लोगों ने सौरभ को किसी तरह अपने रिश्तेदार के रूम पर लाने में सफल हो गए। आज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। आज मैंने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी।
अब बारी थी सौरभ से सब कुछ जानने की। मैंने पूछना शुरू किया, लेकिन सौरभ को कुछ पता ही नहीं था। उसने कहा कि जो लोग उसे यहाँ लाए और जिन लोगों के साथ वह रहता है वह किसी को नहीं जानता। हर रोज़ लोग बदलते रहते हैं। उसने बताया कि उसके साथ हमेशा उसी के जैसे 10-15 बच्चे रहते हैं और जो अलग अलग लोगों की निगरानी में अलग अलग जगह पर भीख मांगते हैं। हम लोगों के साथ के बच्चे भी बदलते रहते हैं ताकि हम सब आपस में दोस्ती ना कर सकें। मैं हैरान था, इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है, वो भी उनके अंगों को काट कर। ये बहुत बड़ी और ख़तरनाक गैंग के लोग हैं। लेकिन मेरे मन में सवाल यह था कि गांव के लोगों के मिले बिना गांव का बच्चा कैसे गायब किया जाता होगा। अब मेरा एक ही मिशन था, निर्मल के गांव की सच्चाई सामने लाना। तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सा कदम उठाया और किस तरह से निर्मल के गांव की सच्चाई सबके सामने लाई। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करें तो आप तक इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए।